वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज ही नहीं उठाता, उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चाई ईमानदारी के साथ में काम करता है। तो हम मुलाकात भी उन लोगों के साथ में करते हैं जिनके अंदर जिंदापन है, जो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ कर रहे हैं। और आज की जो मुलाकात हमारी है, ओबीसी के प्रत्यक्ष अध्यक्ष एडवोकेट संतोष साहू जी हैं। इनसे मुलाकात करेंगे। और आप सभी जानते हैं, हमने पहले भी इंटरव्यू लिया है, दो चार इंटरव्यू लेकर, लेकिन आज बहुत बहुत ही मेन मुद्दा है जो जातिगत जनगणना के बारे में जिक्र चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करते हैं। जी संतोष साहू जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल। धन्यवाद। ये जो मुद्दा चल रहा है आजकल, जो भारत में जातिगत जनगणना शुरू हुई है, पहले पे धर्म, मेरे ख्याल धर्म के ऊपर होती रही है, लेकिन ये मेरे ख्याल से नई चीज सामने आई है। तो इसके बारे में मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि भारत में जाति की जनगणना कब से प्रारंभ हुई? जी। जी। भाई मेघराज सिंह जी, जी। मैं भाई साहब मानवता को और भाई साहब मानवता के सीईओ भाई मेघराज सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप वर्तमान भारत में जो एक बड़ा बहस छिड़ा हुआ है जातिगत जनगणना को लेकर, इस पे आप ये जो वार्तालाप आयोजित किए हैं, इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि आपका सवाल है, जी। भारत में जाति की जनगणना कब प्रारंभ हुई, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत 1830 में, जी। जाति की जो जनगणना है इसकी शुरुआत 1830 में किया गया। और ये बहुत ही जरूरी था। गुलाम भारत में अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की थी। और इसका पहली बार करने वाला जो आदमी है, अंग्रेज हेनरी वाटर, जो वर्तमान बांग्लादेश का ढाका है, यहाँ से 1830 में जाति की जनगणना इन्होंने प्रारंभ कराई थी। और ये पुनः 1860 से 1872 के बीच में इसकी जनगणना अलग अलग क्षेत्रों में कराई गई। अब मूलतः 1872 में भारत में जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराया गया। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय और कुछ आदिवासी जातियों की ही जनगणना हो पाई थी। और इसके उपरांत पुनः ये 1881 में पूरे देश में जनगणना कराया गया, जो ब्रिटिश इंडिया के अधीन जो भी भूभाग भारत में रहे। और इसके अलावा कुछ संस्थानिक देशी राजाओं के राज्यों में भी, और जो फ्रांसीसियों के अधीन जो भूभाग थे वहां भी ये जनगणना कराई गई। अब विधिवत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासन काल में जनगणना हुई। जी। और निरंतर ये हर 10 साल में जनगणना आगे बढ़ती गई। 1891 में भी इसकी जनगणना हुई। 1891 के बाद 1901 में इसकी जनगणना हुई। इसके बाद 1911 में इसकी जनगणना हुई। फिर इसका 1921 में जनगणना हुई। फिर 1931 में जनगणना हुई। ये इस तरीके से भारत में जाति आधारित जनगणना का जो इतिहास है, इस तरीके से ये बढ़ता गया। और हम आपको बताना चाहते हैं कि 1891 में जो जनगणना हुआ, उस समय भारत में जातियों की आंकड़ा बताया गया था 2378। 2378 ये 1891 में जनगणना कर जाति की आंकड़ा बताई गई थी। फिर 1901 में जो बताया गया वो भी इतना ही बताया गया। और अंततः जो स्वतंत्र भारत से पहले की आखिरी जो जातिगत जनगणना है, जिसमें
4147 जातियां दर्ज की गई। 1941 में चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जनगणना पूरी नहीं हो सकी और उसका आंकड़ा नहीं आ पाया। जी 1951 में विधिवत स्वतंत्र भारत में जनगणना कराई गई, पर उसकी पॉलिसी बदल दी गई। भारत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जाति आधारित जनगणना निरंतर भारत में चल रहा है, पर भारत में एक बड़ा वर्ग है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जी और अन्य जातियां, इनकी जाति आधारित जनगणना बंद कर दी गई थी। उसको धर्म के नाम पे जनगणना कराया जाता रहा है। इसी कारण से भारत में ये मामला खड़ा हुआ कि एक बार भारत के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की ही तरह अन्य पिछड़े वर्ग का, सामान्य वर्ग का और धार्मिक अल्पसंख्यकों का भी बराबर जनगणना कराई जाए। जी मैं चाहूंगा थोड़ा कैमरा अपना ठीक करें, इसको आगे कर ले। तो मैं जैसे आपने जो सवाल मतलब बहुत सारी जानकारी दे दी, इसमें तो मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप मतलब अपनी तरफ से बना के बोल रहे हैं, तो कोई ये जो आपने डेटा बताए हैं, तो ये डेटा कहाँ पर उपलब्ध है? अगर कोई इंसान ढूंढना चाहे इसको तो कहाँ से मिल सकता है? गूगल के ऊपर है ये डेटा या आपके पास स्पेशल है ये डेटा जो आपने डेट बाय बताया कि पहली जनगणना जो है 1800 जो 32 में बता रहे हैं आप, उसके बाद में जितनी भी डेट बताई ये कहाँ से निकाली आपने? मतलब आपके पास में क्या प्रूफ है? हाँ, इसके पूरे सबूत है मेरे पास, ये पूरा इतिहास में दर्ज है। ये तो राजकोष का पैसा खर्च करके अंग्रेजों ने भी इसका जनगणना कराया जी और भारत सरकार का जनगणना सार्वजनिक है। 2011 में जो सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्तर पे जो जनगणना कराई गई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जो एसईसीसी के माध्यम से हुआ उसमें तो 46 लाख से अधिक जाति उपजाति गोत्र के नाम दर्ज हुए हैं। 40 लाख से लेकिन ज्यादा? डेटा डेटा संदेह के दायरे में आ गया और उसे रोका गया, पर सने सने उसको कुछ कुछ भाग में बताया गया है। पर जी 2011 का जनगणना जो जातिगत आर्थिक सामाजिक और शैक्षिक स्तर पे कराएगी वो जी पूरा डिक्लेयर नहीं हो पाया। जी ये जी तो सर जी जग जी सर, जाहिर है। साथियों कोई कोई ढूंढना चाहता है ये डॉक्यूमेंट आप ढूंढ सकते हैं। तो दूसरा जो मेरा सवाल आपसे ये है कि भारत में जो जातिगत जनगणना है, इसके बारे में ये क्यों जरूरी क्यों है? इसके पीछे कारण क्या है? थोड़ा इसके बारे में बताएंगे थोड़ा कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, कारण क्या है इसके पीछे? जी जी भाई मेघराज सिंह जी, आप तो एक से एक सवाल हमसे करते हैं। हाँ, पर ये बहुत जरूरी है कि भारत में जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। जी भारत में भारत को हम कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, पर असल मायने में भारत जाति प्रधान देश है। जी हम जाति के अंदर हमारा जन्म होता है, जाति के लोग पालन पोषण, जाति के दायरे में विवाह वैवाहिक कार्यक्रम, यहाँ तक कि पूरे भारत में विद्वानों के द्वारा सर्वे में अखबारों में कई जगह व्यवहार में आप देख सकते हैं कि अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो मृत्यु उपरांत पार्थिव देह को जात के लोग ही उसका अंतिम संस्कार करते हैं। कई जी भू भारत के भूभाग में कई क्षेत्रों में दूसरे जाति के लोग उसको छूना उचित नहीं समझते। इतना ज्यादा जातिवाद है भारत में। तो जब सभी कार्य सभी सामाजिक कार्य जाति के आधार पे होता है तो एक जी बार जाति का संपूर्ण जातियों का पता तो लगाया जाए कि कौन सी जातियां भारत के भूभाग में कहाँ निवास करती हैं, और वास्तव में जनगणना के बाद ही वो डेटा आएगा सांख्यिकी विभाग के माध्यम से कि कौन सी जातियां भारत में कितनी हैं, जी जी कहाँ हैं, जी कैसे हैं, किस हालत में हैं, उनमें शिक्षा कितना है, नौकरियां कितनी हैं, उनके पास उद्योग धंधे कितने हैं, उनके पास जमीन कितने हैं, अन्य और भी बातें ये जनगणना के बाद ही भारत के समस्त लोगों के सामने आएगा। इसलिए ये जनगणना बहुत जरूरी है। जी जी जी
तो साथियों ये बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर इनकी मतलब ये जानकारी लेनी कहाँ पर कितने लोग हैं, कैसे कैसे मतलब किस हक के हालातों में रह रहे हैं, कौन सी जात के रह रहे हैं, ये जरूरी है। तो मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि जैसे मतलब भारत में का जातिगत जनगणना मतलब जो शुरू हो जाती है भाई साहब, तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किन लोगों के ऊपर पड़ेगा, किस समाज के ऊपर पड़ेगा, कैसे इसको देख पाएंगे लोग जी? जी, मैं भाई साहब मानवता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि भाई मेघराज सिंह जी, आप वर्तमान भारत में सबसे ज्यादा चर्चित अगर कोई मुद्दा है देश के मुख्य पटल पर, तो वो जाति आधारित जनगणना को लेकर है। जी और ऐसे समय में भाई साहब मानवता की तरफ से ये जो वार्तालाप आपने आयोजित किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जैसा सवाल है, भारत में जातिगत जनगणना होने से भारतीय समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। आने ठीक है। वाले समय में भारतीय समाज के आने वाले भविष्य में इसका बहुत ही व्यापक, बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सभी जातियां, हम अंततः जाति हमने नहीं बनाई, हमारे जी बाप दादों ने नहीं बनाई। किसी के घर में कोई जाति के को लेकर कोई दस्तावेज नहीं है, ना कोई ताम्रपत्र है, ना अन्य और कोई स्रोत है जिससे ये पता रहे कि हम फलाने जात के हैं और इसी जात में हमें रहना है, यही जाति का दायरा ही हमारा दायरा होगा। ऐसा कोई सबूत किसी के घरों में नहीं है। ये जातियां मूलतः जातियां तो जानवरों में है, पशु पक्षियों में है, वृक्ष और वनस्पति में है। जानवरों में कैसी है? भैंस, भैंसा है जो व्यवहार में आप देखते हैं, गाय है, बैल है, बकरी है, सुअर है, शेर है, भालू है, बंदर है। ये एक दूसरे से इनका प्रजनन संभव नहीं है। लेकिन हम मनुष्य हैं, पृथ्वी के अंदर लगभग 800 करोड़ लोग हैं जी जी और 800 करोड़ लोगों की जाति ही मनुष्य है। हम 800 करोड़ लोगों में कहीं पृथ्वी के किसी भूभाग से कहीं पर भी जो नैसर्गिक क्रियाएं हैं, जो प्रजनन की बातें हैं, वो जी मनुष्य जाति स्त्री और पुरुष में कहीं भी प्रजनन हो सकता है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित है, प्रकृति के द्वारा ये प्रमाणित है। आप किसी भी धरती में किसी भी इंसान को उनके मल मूत्र से पहचान नहीं कर सकते, उनको छू कर पहचान नहीं कर सकते, कुछ नहीं। ये भारत में जातियां जो हैं, हमारे महान पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने, महान गुरुओं ने कहा कि जाति भारत में एक कोड है, कोड है। जी सबसे पहले जाति की व्यवस्था समाप्त हो, ताकि जाति के नाम पे कोई ऊंच ना रहे, जाति के नाम पे कोई नीच ना रहे। जाति के नाम पे इतना मुसीबत, पहाड़ जैसा मुसीबत लोगों ने झेला है, जाति के नाम पे ही तो झेला है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। जी 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 तो भारत में जाति का जो ये व्यवस्था है, एक बार संपूर्ण जाति का, क्योंकि जनगणना जाति के आधार पे होगा तभी ये आंकड़ा सही आएगा। जी 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 और एक बार जाति आधारित जनगणना हो जाने के पश्चात भारत में पुनः जाति आधारित जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। कौन सी जाति कहाँ है, कितनी है, किस वर्ग में वो शामिल हो चुका है, वो प्रमाणित हो जाएगा और पुनः भारत में भारतीय समाज का एक सुनहरा सवेरा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ जी। जी जी जी। तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है ना, जिनकी मतलब ज्यादा है, जिस जात के ज्यादा लोगों के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनको उनको पता लगेगा भाई इनके लोग कितने हैं, तो शायद आने वाले वक्त में राज की तरफ बढ़ सकेंगे, वो अपना राज कायम कर सकेंगे, ऐसा भी मेरे ख्याल से हो सकता है। तो अगर बात रखें इसमें जी भारत इसका, जी जी जैसे बिहार सरकार के द्वारा जनगणना कराया गया, वहां जो आंकड़ा आया, जो डेटा आया, वो बड़ा चौंकाने वाला है। कौन सी जातियां कितनी हैं, कहाँ हैं, और उनका समाज में क्या भागीदारी है, राजनीति में क्या भागीदारी है, धार्मिक क्षेत्रों में क्या भागीदारी है, उद्योग धंधों में क्या भागीदारी है,
शिक्षा में क्या है, स्वास्थ्य में क्या है, मिलिट्री में क्या है, मीडिया में क्या है, सभी क्षेत्रों में किस जाति की कितनी भागीदारी है, वो तो बिहार सरकार के जनगणना में आ गया। तो कुछ लोग जरूर भारत में जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए, ऐसा लगातार उनका भी प्रयास होता रहा, पर भारत के बहुसंख्य लोग इस बात को लेकर आंदोलित रहे। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक संगठन के लोग निरंतर आवाज उठाते रहे कि नहीं, एक बार भारत में जाति आधारित जनगणना निहायत जरूरी है और ये होनी चाहिए। भारत सरकार को लोगों ने निवेदन किया, हम लोगों ने भी निवेदन किया, एक बार जाति आधारित जनगणना कराने में हर्ज क्या है? जब सारी व्यवस्था जाति के आधार पे है तो जनगणना कराने में हर्ज क्या है? नहीं, वो दरअसल उनका तीर कहीं और चलता, कमान कहीं और होती है, तो ऐसा चलता रहता हम लोगों का। तो जो भारत की बात है, अगर भारत की बात रखते हैं तो भारत तो जो संविधान से चलता है, तो संविधान जो है ये वर्ग की बात करता है। तो जाति मतलब जनगणना के जरूरी क्यों है, और वर्ग और जाति मतलब ये आपस में सिस्टम क्या है, तो थोड़ा इसके बारे में खुलासा करेंगे आप? जी भाई मेघराज सिंह जी, भारत देश भारत की संविधान से चलता है, ये निर्विवाद रूप से सत्य है। जी वर्तमान भारत में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो समस्त व्यवस्था संविधान के अधीन है, चाहे वो संसद हो या राष्ट्रपति हो जी या सर्वोच्च न्यायालय हो, राज्य की व्यवस्था हो, राज्यपाल की व्यवस्था हो, उच्च न्यायालय की व्यवस्था हो, चाहे स्थानीय स्तर पे जिला पंचायत की व्यवस्था हो, जनपद की व्यवस्था हो, ग्राम पंचायत की व्यवस्था हो, या नगर निगम की व्यवस्था हो, नगर पालिका की व्यवस्था हो, नगर पंचायत की व्यवस्था हो, या आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में पांचवी और छठी अनुसूची का विशेष प्रावधान की व्यवस्था हो, ये समस्त व्यवस्था भारत के संविधान के अधीन है। संविधान के कारण ही ये व्यवस्था है। पर भारत में आपने कहा कि आपका जो सवाल है कि भारत देश भारत की संविधान से चलता है और संविधान वर्ग की बात करता है। जी 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 जी, ये सच है। अभी भारत के ग्राम पंचायत, भारत में सबसे छोटा जो शासन का स्वरूप है वो ग्राम पंचायत, वहां पंच और सरपंच है। उनको पूछा जाए कि आप पंच, रिजर्व जो सीट है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए या धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, उनसे पूछा जाए कि ये रिजर्व सीट में आप वर्ग के आधार पे चुनकर आए हैं या जाति के आधार पे चुनकर आए हैं, तो लोग बोलेंगे कि मैं वर्ग के आधार पे चुन के आया हूं। अनुसूचित जाति का रिजर्व सीट है तो मैं अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया, प्रमाणित किया कि मैं अनुसूचित जनजाति ही हूं, इसलिए इस सीट से मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार है, मिलना चाहिए, तो वो रिजर्व सीट में चुन के आए। जनपद, जो इससे बड़ा जो जनपद की व्यवस्था है भारत में, तो जनपद सदस्य में भी अनुसूचित जाति का आरक्षण है, जनजाति के चुनाव क्षेत्र का आरक्षण है, पिछड़े वर्गों का आरक्षण था, वो तो समाप्त अभी हो गया छत्तीसगढ़ में। तो वहां भी लोग वर्ग के आधार पे चुनाव लड़के आए, ना कि जाति के आधार पे। भारत में जाति की व्यवस्था थी, पर 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में कानूनन जाति की व्यवस्था समाप्त हो गई और कानूनन वर्ग का व्यवस्था अस्तित्व में आया। और वर्ग कितना बना भारत में? भारत में 5 वर्ग हैं। अनुसूचित जाति पहला वर्ग है, अनुसूचित जनजाति दूसरा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग तीसरा वर्ग है, सामान्य वर्ग चौथा वर्ग है, और धार्मिक अल्पसंख्यक भी पांचवा वर्ग है। धार्मिक अल्पसंख्यक का मतलब है कि भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये 5 धर्मावलंबियों का भारत का संविधान एक पहचान दिया। सिर्फ अब आप भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और उसके दायरे में आपको समस्त अधिकार बहाल होंगे। जी 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 पर जी। आपका जो सवाल है कि अगर वर्ग की बात करता है तो जातिगत जनगणना जरूरी क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी जी वर्ग के आधार पे जनगणना होना चाहिए था कानूनन, पर जाति के आधार पे क्यों है? मैं इस विषय पे आप
से ये कहना चाहता हूं कि जी अभी भी भारत में जाति आधारित व्यवस्था ही व्यवहार में है। जी 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 लोग वर्ग का लाभ लेते हैं, काम अपनी अपनी जाति का करते हैं। जाति के अंदर अगर छानबीन आप करें तो उप जाति के दायरे में वो आ जाते हैं। जी लाभ वर्ग का कोई सांसद है, भारत के 543 जो लोकसभा सदस्य हैं, 543 में 47 लोकसभा सदस्य जो लोकसभा के सांसद हैं वो अनुसूचित जनजाति से हैं। जी जी इसके बाद 82 के लगभग सांसद अनुसूचित जाति से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं। अब जी भारत में अनुसूचित जाति के 1703 जातियां हैं। 1703 जाति का प्रतिनिधित्व वो 82 सांसद संसद के अंदर करते हैं। भारत में 801 जातियां हैं अनुसूचित जनजाति अर्थात आदिवासी भाइयों का, उनका नेतृत्व सिर्फ 47 सांसद करते हैं। जी 800 इतने का। फिर पिछड़े वर्ग हैं, फिर सामान्य हैं, फिर धार्मिक अल्पसंख्यक है। लाभ लोग वर्ग का ले रहे हैं, काम अपनी अपनी जातियों का कर रहे हैं। जबकि भारत में जाति नामक व्यवस्था थी, वो कानूनन भारत का संविधान उसे समाप्त कर चुका है। पर जी पुनः अगर सही आंकड़ा देश के सामने लाना है तो जाति के आधार पे एक बार जनगणना जरूरी है। जी 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 मैं एक सवाल, लास्ट सवाल सोचने से पहले एक और सवाल बीच में आया निकल करके, जैसे जात पात की बात करते हैं। भारत में तकरीबन जिनको नीच जात का बोलते हैं या नीच खुद को भी मान लेते हैं वो बंदे, वे एक तो जात पात का फायदा भी लेते हैं। जैसे मतलब आरक्षण ले लिया या कोई अनाज ले लिया, उसका फायदा भी लेते हैं। जब उनके ऊपर जुल्म होता है जात पात के नाम से, फिर वो चिल्लाने में लगते हैं और परेशानी भी होते हैं। तो ये बीच में फंसे हुए लोग अपने आप को इससे मतलब गटर से कैसे निकालेंगे बाहर? क्योंकि जात पात की वजह से आदमी बचपन से लेकर के अंतिम सांस तक मरता है, उसका फायदा भी लेते हैं। अगर तो ये बीच में जो फंसे हुए लोग हैं, इनको कैसे आप निकाल पाएंगे? क्या आपके पास में, इसके पास में कोई ऐसा कोई उपाय है जो ये निकल करके बाहर के जात पात के गटर से बाहर आ जाए? ऐसा कोई है उपाय? जी मैं आपको बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि इसका उपचार जी भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में किया। और ये जो नीच जात, अछूत जात, डिप्रेस क्लास, अनटचेबल, दलित, ये जो शब्द हैं ये अज्ञानतावश लोग उपयोग करते हैं। भारत में जो सामाजिक रूप से पिछड़े थे, शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे और उनको अछूत करार दे दिया गया था, अछूत घोषित कर दिए गए थे। मल मूत्र उठवाना, गंदे काम कराना, उन्हें अच्छे कपड़े तो दूर की बात है, नाम अच्छे नहीं रख सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, कुछ ऐसी बंदिशें लगाई गई जो गुलामों से, ये गुलाम को 10 गुना गुलाम बनाया जाए और उसके साथ व्यवहार होगा। ऐसा व्यवहार भारत के अछूतों के साथ हुआ है कालांतर में। इसका उपाय महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में किया और एक पहचान दिया, मैं आज से अनुसूचित जाति हूं या एससी हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं। भारत के संविधान ने भारत के 25 वर्तमान 140 करोड़ लोगों में अनुसूचित जाति की संख्या लगभग 25 करोड़ के ऊपर है। 25 करोड़ लोगों का एक पहचान है, एक नाम है, वो है अनुसूचित जाति हिंदी देवनागरी लिपि में, या एससी शेड्यूल कास्ट अंग्रेजी का जो शब्द, इसके अलावा कोई शब्द नहीं। ये अज्ञानता में या मनोबल को तोड़ने के लिए या लोगों की मान को भंग करने के लिए ये दलित शब्द का उपयोग निरंतर चल रहा है। मीडिया भी करता है, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो हमेशा दलित दलित। अगर देश की जनता इस पे आवाज उठाए कि आपने इस शब्द का उपयोग कैसे किया, ये गैर संवैधानिक शब्द है, जी 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 तो ये बीमारी ठीक हो सकता है। अज्ञानता पे कुछ ऐसे शब्द का प्रचलन है, जानबूझकर कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग अज्ञानता में कर, पर इस पे बातचीत हो, बहस हो, बात छनके है, ये सारी बीमारियां दूर होंगी।
जी जी जी, हम इस पर आने वाले वक्त में बात रखेंगे भाई, इसको बीमारी को कैसे दूर किया जा सकता है, किन शैतानों के द्वारा ये शब्द निकाले गए हैं। तो जिन लोगों को ज्ञान नहीं था उन लोगों ने ये चीज बना दी है, जो लोग अनपढ़ हैं या मूर्ख कह सकते हैं उनको, या ज्ञानी भी कह सकते हैं, या उनको ऐसे कहेगा, अधर्मी लोगों ने ये शब्द को उपयोग कर करके लोगों को फैला दिया है। लेकिन याद रखें, यहाँ पर वो चीज चलती है जिसका प्रचार प्रसार होता है। अगर अच्छी चीज को दबा दिया गया तो प्रचार प्रसार, वो अच्छी चीज का कोई कोई फायदा नहीं है अच्छी चीज का। तो कोई भी चीज होती है तो उसका प्रचार प्रसार बहुत जरूरी होता है। अगर सच को जब तक उसको लोगों तक कान तक पहुंच ना जाए तब तक उसको फैलाना होगा हमें। तो अंतिम मेरा सवाल ये आपसे ये होगा कि भारत में, जो भारत एक निरपेक्ष देश है, तो इसमें जो है यहाँ पर सिख भी रहते हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, लिंगायत भी हैं। ये धर्म के लोग जो हैं सभी रहते हैं इसमें। तो इनमें तो जाति नहीं है, फिर इनकी जातिगत जनगणना कैसे हो सकती है? थोड़ा इसके ऊपर खुलासा करें जी। जी। आपका जो सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। जी यहाँ मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, लिंगायत जैसे धर्मावलंबी निवासरत हैं। इनकी जनगणना कैसे होगी? तो इनका जनगणना धर्म के नाम पे होगा, धर्म के आधार पे कि मुस्लिम है मुस्लिम है, सिख हैं सिख हैं, बौद्ध हैं बौद्ध हैं, जैन हैं जैन हैं, लिंगायत हैं लिंगायत हैं। हालांकि लिंगायतों को अभी राष्ट्रीय स्तर पे लिंगायत धर्म को मान्यता के लिए वो लोग भी लंबे समय से संघर्षरत हैं। पारसी हैं तो पारसी हैं। एक वाक्य हम बताएं कि पिछले 2011 की जनगणना के समय मुस्लिमों से पूछा गया कि आपकी जातियां क्या हैं, क्योंकि जाति सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना थी। तो जी मुस्लिम बड़े सोच में पड़ गए कि भाई हम तो जाति की व्यवस्था से त्रस्त होकर इस्लाम को कबूल कर लिए। जैसे सिख हैं, सिखों में अब हम जाति ढूंढें, वो तो कितना 400-500 पीढ़ी पीछे, 400-500 वर्ष पूर्व वो जाति की व्यवस्था को छोड़कर सिखिज्म को स्वीकार कर लिए। और जी सिख जो धर्म है उसमें जाति का कोई स्थान नहीं है, उसके जी पहचान है। 5 जो चिन्ह हैं, अगर वो चिन्ह वो धारण किए हैं, सिख हैं, बस बात हो गया। अब वहां पुनः अगर हम जाति ढूंढने लगे तो ये तो जातिवाद को पुनर्जीवित करने जैसा होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि खुशबू से निकल के बदबू में जाना है, गटर से, मतलब उसमें मतलब जो अच्छे कांटों से निकल करके, फूलों से निकल के कांटों में जाना, ये जाति अभी जाति कांटों के जी, समान है। मैं एक बात आपको इस मौके में कहना, जैसे अभी मैं ओबीसी का आदमी हूँ, अन्य पिछड़े वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास का आदमी हूँ। अगर मेरी जनगणना आजादी के प्रथम जो जनगणना कराए गए 1951 में, उस जी समय ओबीसी के नाम पे मेरे दादाजी का जनगणना हुआ होता, तो ओबीसी के नाम पे मेरे पिताजी का होता, फिर हम लोगों का होता, हमारे बच्चों का होता, ओबीसी के नाम पे जी जाति कब का मिट गया होता। लेकिन अभी भी हमारा जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो मैं तेली जाति का हूं, मेरा सरनेम साहू है, तो मुझे तहसील में अभी भी बताना पड़ता है कि मैं तेली हूं। छत्तीसगढ़ राज्य के ओबीसी के लिस्ट में 51 नंबर में मेरा जाति उल्लिखित है, जो कि जाति का तेली है, इसलिए मुझे तेली का प्रमाण पत्र दो। अरे भाई, सभी जातियों को मिला के वर्ग बना दिया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो मेरी जनगणना तो वर्ग के आधार पे होनी थी, पर ये नहीं हो सका है। जरूर इस पे सुधार होगा, मैं आशा करता हूं भारत जी सरकार जी के द्वारा, देश के बुद्धिजीवियों के द्वारा इस पे निरंतर कार्य जारी है और ये जरूर सफल होगा। जी जी जी, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि भारत के लोग अपने हक को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने। और जो जिनको शूद्र बोलते हैं, जिनको छूत बोलते हैं, दरअसल क्या है कि उनको मारा जाता है, मतलब उनके ऊपर जो जुल्म होता है, इसका कारण क्या है? उनकी ताकत से ही लोग डरते हैं, इसीलिए उनके ऊपर कमजोर लोग जुल्म करते हैं। कमजोर लोग ही जुल्म दूसरों के ऊपर कर सकता है, ताकतवर इंसान कभी जुल्म नहीं कर सकता। महाराजा रणजीत सिंह का राज पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 रहा है, आज भी नंबर 1 है। उन्होंने कभी भी अपने राज में किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया है। तो ऐसा राज जो है ताकतवर लोगों के हाथ में होता है। जो तो जब जिनके जिनके अंदर जो है कमजोरी होती है, वो तो उनके अंदर अगर हाथ में ताकत आ जाए, वो दूसरे को परेशान करते हैं। तो ये ताकतवर लोगों को भी अपनी ताकत पहचाननी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। तो मैं
उम्मीद भी करता हूँ वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल की तरफ से पूरे बहुजन समाज को, पूरे भारत के लोगों को बधाई भी देना चाहता हूँ। अगर जातिगत जनगणना शुरू हो जाती है तो अपने हक को पहचानें और अपने जो ताकत से का सही इस्तेमाल करके जिनके मतलब जो राज करना है या मतलब भारत में तब्दीली करनी है, भारत को विकास की तरफ ले जाना है, जनता को विकास की तरफ ले जाना है, तो उस तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो एडवोकेट संतोष साहू जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप अपने टाइम निकाल करके अहम मुद्दों पर बात करते हैं और पहले हमने भी 2 मतलब बहुत सारी वीडियो कर रखी जो अहम मुद्दों पे करी है। तो आज के लिए भी स्पेशल धन्यवाद और पहले जो करा उसके लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, धन्यवाद। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.